हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है प्रांजलि शर्मा और आज मैं आप लोगों से मॉड्यूल 5 डिस्कस करूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये व्हाट्सएप पेड ग्रुप है जहाँ पे आप 300 रुपीज़ पर मंथ पे ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है एंड एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल पर जो भी बताया जाता है यहाँ पे उसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे फ़िश फेकंडिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़िश फेकंडिटी होती क्या है। ठीक है, तो फ़िश फेकंडिटी को हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ ओवा दैट आर likely to be laid by a fish during the spawning season। ओके, स्पॉनिंग सीजन में फिश जो भी नंबर ऑफ ओवा को क्या कहती है, लेट करती है, उसको हम बोलते हैं फेकंडिटी। तो एक किलोग्राम फीमेल कल्टिवेबल कार्प स्पीसीज yields on an average about 0.1 million eggs, each of which has the potential to become 1 kg fish in about a year। मतलब 1 किलोग्राम फीमेल कल्टिवेबल जो कार्प स्पीसीज होती है उसकी जो ईल्ड होती है, एवरेज जो होती है वो 0.1 मिलियन एग्स होती है। और प्रत्येक जो हमारी 1 केजी की फ़िश होती है, प्रत्येक जो फ़िश होती है वो 1 ईयर में 1 केजी की फ़िश पूरे साल में 0.1 मिलियन एग्स एवरेज जो होते हैं उसका पोटेंशियल ईल्ड देती है ना। उसके बाद हम देखेंगे फ़िश प्रोटीन प्रोडक्शन। तो फिश कल्चर सिस्टम रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लेस अमाउंट एनर्जी फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो फिश कल्चर सिस्टम जो होता है उसको क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शंस के लिए। बट जो हमारा कार्ब कल्चर होता है वो डिपेंड करते हैं अपॉन द कल्चर प्रैक्टिस में। तो उसको रिक्वायर्स एनर्जी की जो रिक्वायर होती है वो होती है एट द रेट ऑफ 22 to 468 kg पर ग्राम और प्रोटीन प्रोडक्शन। जबकि जो लैंड एनिमल फार्मिंग सिस्टम होते हैं उनको नीड्स होती है ओवर 550 to 3400 किलो जूल पर ग्राम। ओके, देन नेक्स्ट अपन देखते हैं वार्म वाटर फेवर्स फिश ग्रोथ की। वार्म वाटर में फिश की ग्रोथ कितनी होती है ना। तो सभी को पता है कि जो फिश होती है वो क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स हैं। इन अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट एंड हाई टेम्परेचर्स लाइक अदर लाइव स्टॉक एनिमल्स। कि अदर लाइव स्टॉक एनिमल्स की तरह ये अपने जो इनका जो हाई टेम्परेचर्स होता है उसको ये क्या करते हैं, कांस्टेंट और मेंटेन नहीं कर सकती हैं। इनसे जिसका जो बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट्स अकॉर्डिंग द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जो फिश का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, फ्लक्चुएट्स होता रहता है। और जब इन वार्म क्लाइमेट्स देयर मेटाबॉलिज्म एक्सीलरेट्स एंड दे ग्रो फास्टर, while in colder climates in the metabolic rate slows down resulting in a reduced rate of growth। तो वार्म क्लाइमेट्स में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो एक्सीलरेट्स होते हैं, फास्टर ग्रो होती है। जबकि कलर क्लाइमेट्स में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। अब देखते हैं हम फ्रेश वाटर फिश कल्चर। तो पॉन्ड्स में ओनली जो टॉप ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है वहाँ पे 2 to 5 सेंटीमीटर ऑफ जो सॉइल्स होती है वो कंसर्न करती है विथ न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज के लिए। फिर देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स, प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में देखेंगे, सैलिनिटी ऑफ ऑक्सीजन को हम mg पर लीटर में टेम्परेचर है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका होगा सैलिनिटी 9.76 mg पर लीटर, 16 डिग्री का 9.56, 17 का 9.37, 18 का 9.18, 19 का 9.01, 20 का 8.84, 21 का 8.68, 22 का 8.53, 23 का 8.38, 24 का 8.25 और 24 का 8.25 mg पर लीटर एंड 25 डिग्री सेल्सियस का 8.11 और 26 का है 7.99, 27 का 7.86, 28 का 7.75, 29 का 7.64, 30 7.53, 31 7.42, 32 7.32, 33 7.22, 34
7.13, 35, 7.04, ठीक है। ये है हमारा टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। उसके बाद हम लिविंग स्पेस की मतलब वो रहते कहाँ पे हैं। तो जो हमारी ग्रास कारपुंचस स्पीशीज एंड जो मोनोसेक्स तिलापिया मोजाम्बिका होती हैं, ये ग्रीव बिगर इन पॉन्ड्स ऑफ लार्जर एरिया इंडिकेटिंग द लिविंग स्पेस फिनोमिना। तो जो हमारी ग्रास कारपुंचस स्पीशीज मोनोसेक्स तिलापिया और मोजाम्बिका होती हैं, इनको बड़ा होने के लिए हमें लार्जर एरिया की क्या होती है, नीड्स होती है, जो कि इंडिकेट करती हैं लिविंग स्पेस ऑफ फिनोमिना के। इनका जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 0.2 हेक्टेयर पॉन्ड विल बी मोर देन डबल, मतलब 0.2 हेक्टेयर पॉन्ड जो होता है उससे भी डबल होता है दैट ऑफ 0.1 हेक्टेयर पॉन्ड्स। The ponds having larger surface area are subjected more often to wind action resulting in greater rate of diffusion atmospheric oxygen into the water। तो जो लार्ज सरफेस एरिया का जो पॉन्ड्स होता है वहाँ पे क्या होती है, विंड एक्शन जो होती है वो अच्छी होती है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होता है वाटर जो होता है उसका भी ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन्स होते हैं। और जो लार्जर पॉन्ड्स होते हैं उनके एडवांटेजेस भी क्या होते हैं, जो लार्जर पॉन्ड्स होते हैं उनके अदर एडवांटेजेस क्या हैं कि वहाँ पे बेटर कूलिंग एक्शन बाय विंड, मतलब जो हवा का जो एक्शंस होता है अच्छा होता है। फिर जो स्मॉलर पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसका जो वाटर होता है वो क्या होता है, स्टैगनेंट होता है। तो जो हॉट वेदर होती है नहीं कि गर्मी के सीज़न में वो क्विकली क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और इसको जो ऑप्टिमम साइज़ की जो रिकमेंडेड होती है वो कितनी होती है, 0.04 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर के बाद। उसके बाद हम देखते हैं ड्रेनेबल और अनड्रेनेबल पॉन्ड्स। तो जो ड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं उसकी जो साइज़ होती है हमें कितनी चाहिए होती है, 0.02 हेक्टेयर से 2 to 5 हेक्टेयर एंड 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर हमें उसकी डेप्थ चाहिए होती है। फिर उसकी कुछ फिजिको केमिकल क्या है, इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि वाटर स्लाइटली एल्कलाइन, कितना वाटर क्या होना चाहिए, स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए, जिसकी जो पीएच होती है वो 7.0 से 9.0 के बीच होनी चाहिए। और जो अमोनिया नाइट्रोजन होते हैं वो विलो होना चाहिए किससे, 0.02 mg/L से, ठीक है। और जो फॉस्फेट और फॉस्फोरस कंसंट्रेशन होता है वो भी क्या होना चाहिए, रिमेन स्लो होना चाहिए। और जो ऑर्गेनिक कार्बन रेंज होती है बिटवीन न्यूली एक्सक्वेटेड जो पॉन्ड्स होते हैं उनकी कितनी होनी चाहिए, 50 mg/g ड्राई सेडिमेंट वेट, ओके। फिर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जब होती है वहाँ पे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो यूजली जो लेवल होता है वो क्या होता है, 0 लेवल हो जाता है। जबकि डार्कर पीरियड्स में क्या होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ओके। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन्स होता है उसका लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो इसको हम ये क्या टॉलरेट करते हैं, ओनली 20 to 30 ppm ये क्या करते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रेनेबल एंड अनड्रेनेबल पॉन्ड्स की, ठीक है, कि मतलब जो ड्रेनेबल और अनड्रेनेबल पॉन्ड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स पॉन्ड्स देखेंगे, पॉन्ड्स का पैरामीटर अनड्रेनेबल, नेचुरल, ड्रेनेबल पॉन्ड्स, ठीक है। तो वाटर का जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमें, 7.0 से 9.0 अनड्रेनेबल पॉन्ड्स का होना चाहिए, और 7.7 से 8.2 किसका होना चाहिए, ड्रेनेबल पॉन्ड्स का होना चाहिए। टोटल जो एल्केलिनिटी होती है वो अनड्रेनेबल की 50 to 250 होनी चाहिए, और जो हमारा ड्रेनेबल होता है उसकी 88 to 200 होनी चाहिए। अमोनिया नाइट्रोजन mg/L जो होता है उसकी जो अनड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं वो 0.05 से 0.300 होना चाहिए। जो ड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं उनकी 0.005 से 0.025 होनी चाहिए। उसके बाद जो नाइट्रेट नाइट्रोजन mg/L होता है उसका जो अनड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं वो कितना होना चाहिए, 0.005 से 0.020 होनी चाहिए, और ड्रेनेबल पॉन्ड्स 0.005 से 0.20 होना चाहिए। फॉस्फोरस mg/L में 0.001 से 0.050, और जो ड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं 0.040 से 0.160 होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे उसका प्लैंकटन, जो फाइटो प्लैंकटन कितने नंबर ऑफ पर होना चाहिए, 59 to 39 11, ठीक है।
और जो ड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं उसका आउट डंग ट्रीटेड कितना होना चाहिए, 3 to 860 के बीच होना चाहिए, ठीक है। फिर जो जू प्लैंकटॉन्स होते हैं 124 to 2770, और जो ड्रेनेबल होते हैं 11 to 209। फिर आता है बैक्टीरियो प्लैंकटॉन्स। तो बैक्टीरियो प्लैंकटॉन्स जो होता है मिलियन पर लीटर में 1.2 से 12.9 के बीच होना चाहिए, 1.385 to 2.312। जो बेंथोस होते हैं वो 0 to 2660 होते हैं, और ड्रेनेबल जो होता है 1115 to 1909 होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन रेट ऑफ आइकोनिया लीव्स। जो आइकोनिया लीव्स होते हैं उनका जो डिकम्पोजन रेट होता है वो कितना होता है, जो सरफेस होता है परसेंट ट्राई वेट लॉस पर डे 2.88 to 3.86, और 2.37 to 2.86, मतलब सेम होता है जहाँ तक है। और जो बॉटम होता है परसेंट ट्राई वेट लॉस पर डे जो होता है वो 4.02 से 10.99 होना चाहिए, और जो ड्रेनेबल होता है उसका 1.54 से 2.84 के बीच होना चाहिए। फिर जो ग्रॉस प्रोडक्शन होता है वो 1.76 से 10.99, और 1.85 से 8.11 होना चाहिए। फिर आता है नेट प्रोडक्शन ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो -1.29 से 1.35, और इधर -2.4 से 1.875 के बीच होना चाहिए। फिर कम्युनिटी रेस्पिरेशन ग्राम पर कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे जो होती है वो 1.66 से 11.34, और 2.261 से 6.071 होना चाहिए। और जो सेडिमेंट ऑक्सीजन कंजप्शन ग्राम ऑक्सीजन पर मीटर स्क्वायर पर डे जो होता है वो 4.887 से 7.943 होना चाहिए, 0.1766 से 3.514 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब प्रैक्टिस ऑफ फिश कल्चर इन पॉन्ड्स, ठीक है। फिश कल्चर पॉन्ड्स में प्रैक्टिस देखते हैं फिश कल्चर की। तो सबसे पहले हम कार्प कल्चर की देखते हैं। तो जो कार्प कल्चर में हमारी आती IMCs आती हैं, कतला, रोहू, मृगल, एंड 3 चाइनीज़ कार्प्स आती हैं। तो हमारी चाइनीज़ कार्प्स 3 कौन से हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। तो इंडिया में इनको हम कॉमनली कंपोजिट फिश कल्चर या पॉली कल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल है। उसके बाद इनका जो हाई रेट ऑफ फिश प्रोडक्शन होता है टाइम ओवर 500 kg पर हेक्टेयर पर 6 मंथ्स, 7200 kg पर हेक्टेयर पर 8 मंथ, एंड ओवर 10 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर जो होता है वो कंपोजिट फिश कल्चर ने क्या हुआ अचीव किया है। उसके बाद ये हमारे चाइनीज़ एंड इंडियन मेजर कार्प स्पीसीज हैं, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प। उसके बाद कार्प कल्चर जो होता है 3 टाइप, कार्प कल्चर में 3 टाइप्स कल्चर सिस्टम होते हैं। पहला स्पॉन होता है, फिर फ्राई टू फिंगरलिंग, फिर फिंगरलिंग टू टेबल साइज। तो जो स्पॉन होता है वो पोस्ट लार्वी होता है, उसको हम रेयर अप करवाते हैं फ्राई में 2 to 3 सेंटीमीटर में। तो वो नर्सरी पॉन्ड में होता है, स्टेज है नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम उसको फ्राई से फिंगरलिंग में 8 to 11 सेंटीमीटर में। तो कहाँ पे करवाते हैं इसकी रेयरिंग, हम रेयरिंग पॉन्ड्स में कराते हैं नर्सरी के बाद। उसके बाद हम फिंगरलिंग से टेबल साइज में फिश को कंपोजिट फिश कल्चर पॉन्ड्स में कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड्स, ठीक है। ये हमारी कार्प कल्चर है, ओके। फिर रिलेटिवली स्मॉलर सीजनल पॉन्ड्स आर मेनली यूज फॉर रेयरिंग स्पॉन टू फ्राई स्टेज एंड हार्वेस्टेड आफ्टर 2 to 3 वीक्स। रिलेटिवली जो स्मॉलर्स होते हैं, जो सीजनल पॉन्ड्स होते हैं, उसको हम मेनली यूज करते हैं हम रेयरिंग स्पॉन टू फ्राई स्टेज के लिए, और उसको हम 2 to 3 वीक्स में आफ्टर हार्वेस्ट करते हैं। तो जो सेवरल कार्प्स होती है जिसकी जो साइज होती है 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फ्राई, उसको हम यूजली टेकन करते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। तो पॉन्ड फर्टिलाइजेशन बाय कैटल मैन्यूर एंड फीडिंग 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑयल केक्स एंड राइस ब्रेन इज द यूजुअल प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो पॉन्ड फर्टिलाइजेशन होता है किसका, कैटल मैन्यूर, उसकी जो फीडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं 1:1 के रेशियोज में हम ऑयल केक्स एंड राइस ब्रेन का क्या करते हैं मिक्सचर बनाते हैं। उसके बाद जो फ्राई होते हैं उसको हम रेज करते हैं कहाँ पे, नर्सरीज में। नर्सरी में हम उसको हम रेयरिंग कराते हैं फिंगरलिंग में, इन स्लाइटली बिगर पॉन्ड्स में, ठीक है, थोड़े बड़े पॉन्ड्स में, जिसका जो साइज होता है वो 0.05 से 0.01 हेक्टेयर होना चाहिए, और सीजनल और पेरिनियल इन नेचर। और उसका जो नेचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए और पेरिनियल इन नेचर होना चाहिए। उसके बाद जो फिंगरलिंग्स होती है उसको हम आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम उसको रिमूव करेंगे और स्टॉक करेंगे कंपोजिट फिश कल्चर पॉन्ड्स में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड कार्प फार्मिंग, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन, फिश प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन, लाइव वेट। जो हम इंटीग्रेशन करवाते हैं किसका, पिग फार्मिंग प्लस फिश का, तो उसका जो फिश प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है हमारा 6 to 7 टन्स पर हेक्टेयर। एनिमल प्रोडक्शन जो होता है वो 4000 to 5000 kg पिग मीट होता है ना। और फिर जब हम डक फार्मिंग प्लस फिश की कराते हैं तो इसका जो फिश प्रोडक्शन होता है वो 3 to 4 टन पर हेक्टेयर होना चाहिए। एनिमल प्रोडक्शन जो होता है 500 kg डक मीट प्लस 1700 to 20,000 एग्स लाइव वेट होना चाहिए इसका। पोल्ट्री फार्मिंग प्लस फिश कराते हैं तो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर, 60,000 to 70,000 एग्स प्लस 1500 to 2000 kg मीट लाइव वेट होना चाहिए। अब देखेंगे हम इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग, फिश की और पिग फार्मिंग एक साथ, ठीक है। तो पिग्स टाइप्स ए जो होते हैं यूजुअली कवर्ड होते हैं कहाँ से, डर्टी और जो वेरी अनटाइडी होते हैं वहाँ पे ये क्या होते हैं, इंक्लूसिव कवर्ड होते हैं। तो जो कंपोजिट फिश कल्चर और जो कंपोजिट फिश कल्चर होते हैं उसको स्टॉक करने के लिए हमें हायर ऑफ 8,000 to 9,000 पर हेक्टेयर सरफिश, कॉलम, बॉटम फीडर एंड ग्रास कार्प का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 40 रेशियो to 20 रेशियोज 30 रेशियोज to 10 होना चाहिए, ठीक है। और जो मार्केटेबल साइज फिश होते हैं उसको हम सोल्ड करते हैं बाय पार्शियल हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो जो मार्केटेबल साइज की जो फिश होती है उसको हम सोल्ड करते हैं कहाँ पे, पार्शियल हार्वेस्टिंग में। जबकि जो फाइनल हार्वेस्टिंग को हम जो डन करते हैं वो आफ्टर हम 12 मंथ्स ऑफ फार्मिंग के बाद हम उसको फाइनल हार्वेस्टिंग को हम डन करते हैं, ठीक है। तो अबाउट 2 months ओल्ड वीन्ड पिगलेट्स आर फैटेंड फॉर 6 months। तो 2 months जो ओल्ड वीन्ड पिगलेट्स होता है वो फैटेंड होता है कहाँ पे, 6 months में, जहाँ पे वो स्लॉटर साइज को अटेन करता है 60 to 70 kg। एंड सिमिलरली जो सेकेंड क्रॉप होता है उसको हम रेज करते हैं विद इन द नेक्स्ट 6 months। ये पिग इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग है। उसके जो 30 to 40 पिग्स होते हैं उसको हम कैप्ट करते हैं फॉर द प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ऑफ द पॉन्ड के लिए, ठीक है। तो 30 to 40 पिग्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर पॉन्ड के प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए हम कैप्ट करते हैं। जो पिग्स होते हैं उसको हम फैड करते हैं मेश एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 kg पर डे। फिर जो ग्रीन ग्रासेस और एनिमल फॉडर होते हैं वो जो ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द ग्रास विथ इंटरलॉक सॉइल इन रूट सिस्टम आर प्रोवाइड डिफेंस a weak avoid mineral deficiency। फिर ग्रास कार्प इज फेड विथ एक्वेटिक वीड्स ऑफ ग्रीन एनिमल फॉडर। जो ग्रास कार्प होते हैं उसको हम फैड करते हैं विथ एक्वेटिक वीड्स में ग्रीन एनिमल फॉडर। फिश यील्ड रेंजिंग जो होती है वो हमारी 6,000 to 7,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर आर जनरली ऑब्टेन्ड। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेटेड फिश डक फार्मिंग, ठीक है। अब डक की और फिश की फार्मिंग देखेंगे। तो जो डक ड्रॉपिंग लाइक अ पिग एक्सक्रीटा एक्ट एज अ फर, तो जो डक होता है, डक ड्रॉपिंग होता है वो एज अ पिग एक्सक्रीटा के जैसे ही होता है जो कि वर्क करता है एज अ फर्टिलाइजर्स। तो पॉइंट्स को हम प्रिपेयर्ड एंड स्टॉक करते हैं विथ फिंगरलिंग्स ऑफ ऑल द 6 कार्प स्पीसीज ऑफ 6,000 हेक्टेयर विथ सरफेस कॉलम, बॉटम फीडर एंड ग्रास कार्प इज द रेशियो ऑफ 40 20 30 10। तो फिंगरलिंग ऑफ ओवर 10 centimeters आर प्रिफर्ड, जबकि डक्स आर एबल टू फेड अपॉन नेचुरल फूड फ्रॉम द पॉन्ड। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद डक फीड एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर बर्ड पर डे। ये हमारा फिश डक फार्मिंग है। उसके बाद डक्स होते हैं वो 5 to 6 months के बाद क्या करते हैं, लेइंग स्टार्ट करते हैं और ये कंटिन्यू 2 years तक लेइंग करते हैं, ठीक है। जो फिश यील्ड रेंजिंग होती है हमारी वो 3,000 to 5,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर आर जनरेटिंग ऑब्टेन। फिर आता है इंटीग्रेटेड फिश पोल्ट्री फार्मिंग। द स्पेस रिक्वायरमेंट्स इन सच अ सिस्टम ऑफ पोल्ट्री रेजिंग इज अबाउट 1 square feet पर वर्ड, ठीक है। तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट्स होती है सिस्टम पोल्ट्री रेजिंग के लिए वर्ड वो कितनी होनी चाहिए, 1 square feet पर वर्ड। यूजली जो 400 to 600 चिकन पर हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड वाटर सरफेस आर यूज्ड और नो फीड फॉर फर्टिलाइजर्स इज अप्लाइड इन द पॉन्ड्स एक्सेप्ट एक्वेटिक वेजिटेशन। तो यहाँ पे हमें जो फर्टिलाइजर्स को पॉन्ड्स में अप्लाइड करने की नीड नहीं होती है, लेकिन हमें एक्वेटिक वेजिटेशंस देना होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रास कार्प होती है, ठीक है। तो जो फिश प्रोडक्शन होता है विद द रेट ऑफ 4 to 5 हेक्टेयर इज पॉसिबल यूजिंग दिस सिस्टम। ये हमारा फिश पोल्ट्री फार्मिंग है।
उसके बाद हम देखेंगे एयर ब्रीदिंग फिश कल्चर। जो हमारे श्रैम्प्स एरियाज होते हैं, श्रैम्प्स आर फॉर्म्ड अलोंग द इरिगेशन कैनाल्स ड्यू टू द प्रोफ्यूज सीपेज। दीज एरियाज आर बेस्ट सिचुएटेड फॉर कल्चरिंग एयर ब्रीदिंग फिशेज। तो जो श्रैम्प्स एरियाज होते हैं वो बेस्ट एरियाज होते हैं कहाँ के लिए, एयर ब्रीदिंग फिशेज को कल्चर करने के लिए। जैसे कि हमारी कोई हो गई एनाबास, टेस्टिड्यूनस, सिंगी, हेट्रोपिनेस्टिस फॉसिल्स, मागुर, क्लैरियस, बेट्राइकस एंड म्यूरल चैना स्पीसीज। विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन कॉस्टली प्रोसेस द रिक्लेमेशन एसेंशियल नीडेड फॉर कार्प कल्चर। तो जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो 6 to 10 सेंटीमीटर एंड फीड आर द टू मटेरियल इनपुट्स यूज इन द कल्चर सिस्टम, यील्डिंग प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ 3000 to 7000 kg per hectare per year। तो प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ ओवर 3000 kg per hectare per 8 months पॉसिबल थ्रू मोनोकल्चर ऑफ चैना मैरुलिस इन स्वैम्पी पॉन्ड्स। ये हमारी एयर ब्रीदिंग फिशेस हैं। उसका इन इंटेंसिव सिस्टम ऑफ मोनोकल्चर होता है, जैसे कि मागुर एंड सिंगी का, तो वो क्या होते हैं, जो इनका जो वाटर होता है वो फ्रीक्वेंट चेंज होता है। यील्ड्स ओवर 15 ton per hectare per year have been obtained. In India itself, there are about 150 sewage-fed fish farms covering an area of about 1200 hectare. तो इसका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऑर्डर ऑफ 7 to 10 tons per hectare per year, obtained from ponds fed with sewage which invariably contains high percentage of nitrogen, phosphorus, calcium, potassium etc. और इसका जो एवरेज प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 7 tons per hectare per year इज़ ईजिली ऑब्टेन्ड यूजिंग अ मिक्स्ड कल्चर ऑफ 5 कार्प स्पीसीज। उसके बाद जो सीवेज फेड पॉन्ड्स होते हैं उसको जनरली हम क्या करते हैं, समर सीजन में कम्प्लीटली डिवाटर कर देते हैं। उसके बाद जो भी कार्निवोरस फिशेज होती है उसको भी हम रिमूव करते हैं, और जो पॉन्ड्स होते हैं उसको इनिशियली हम फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद हम उसमें सीवेज इफ्लुएंट से अप टू जो 75 to 80 सेंटीमीटर उसको हम पार्सली ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम पंप से उसमें क्लीन वाटर डालते हैं और उस पॉन्ड वाटर का जो लेवल होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।